अभी हम ट्विन पैराडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्विन का मतलब दो जुड़वा बच्ची हैं, एक को हमने भेज दिया स्पेसशिप में, और इसकी ये जो स्पेसशिप है ये अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव कर रही है। उसके जितना मूव नहीं कर रही लेकिन उसको अप्रोच कर रही है। तो एक बच्चे को हमने क्या किया, स्पेसशिप में डाल के हमने भेज दिया, स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और एक बच्चा जमीन पे ही है, अर्थ पे। तो जो हम जहर हम अर्थ पे रहते हैं तो हमने अपने टाइम के हिसाब से बात करनी है, ठीक है। अर्थ तो होता क्या है कि 80 साल बाद दोनों वापस फिर मिलते हैं। ये बच्चे यहाँ पर 80 साल, अब 80 साल गुजर गए हैं। तो ये जो बच्चा पैदा हुआ था अब उसकी एज कितनी हो गई है, 80 साल। और ये बच्चा जो स्पेसशिप पे वापस आया है, अर्थ पे वापस आ गया है, इसकी एज है तकरीबन, कह लें फॉर एग्जांपल, मैं क्योंकि कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं जस्ट आपको कंसेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ। इसकी कर लें जी, इसकी एज है जी 30 ईयर्स। तो ये जो बंदा है, ये जो बच्चा आएगा, तो ये बोलेगा, इसका हम नाम रख लेते हैं बी, और अर्थ वाले का नाम रख लेते हैं ए। तो ये जो बी है जब वो वापस आएगा अर्थ पे, तो ये ए को बोलेगा जी मैं तो 30 साल बाद वापस आया हूँ। और जो बच्चा ए है ये बोलेगा नहीं तुम 80 साल बाद वापस आए हो। तो इसको हम कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। दोनों ही अपनी जगह पर ठीक हैं, आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते। ये भी ठीक कह रहा है कि मैं 30 साल बाद वापस आया हूँ, और ये कह रहा है कि मैं 80 साल बाद तुम वापस आए हो। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। क्यों ठीक है? क्योंकि जो बच्चा स्पेसशिप में गया था वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही थी। जब वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही थी, तो जब वो स्पीड ऑफ लाइट से उसने वो स्पेसशिप में मूव किया, तो वहां पर उसका टाइम क्या हो गया, डायलेट हो गया, टाइम डायलेशन हो गई। उसका टाइम क्या हो गया, टाइम डायलेट हो गया। टाइम डायलेट का मतलब है टाइम क्या हो गया, स्लो हो गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको सेंटेंस देने जा रहा हूं, जहां ग्रेविटी स्ट्रोंग होती है वहां पर टाइम स्लो हो जाता है। यही तो वजह है कि ब्लैक होल में जहां पर ग्रेविटी बहुत 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 स्ट्रोंग है वहां पर टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। वेयर ग्रेविटी इज स्ट्रोंग टाइम विल बी स्लो। स्लो टाइम का मतलब ये होता है कि टाइम तेज वो लेट गुजरेगा, टाइम विल बी स्लो। अब देखिए होता क्या है कि जो बच्चा, अब एक आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि अब जो बच्चा स्पेसशिप में है ना उसको, अब ये बच्चा जो ए है, बी है सॉरी, ये बच्चा जो बी स्पेसशिप में बैठा है, इसको रियलाइज नहीं होगा कि जी टाइम बड़ा स्लो गुजर रहा है, ठीक है। इसको यही होगा कि जी सम टाइम जो है ना वो नॉर्मल सिचुएशन से गुजर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि ये जो वो रॉकेट या वो जगह वो या वो स्पेसशिप या वो चीज जो स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच करके वो मूव कर रही होती है, उसके अंदर जो ऑब्जर्वर्स बैठे होते हैं उनको यही लगता है कि टाइम नॉर्मल होता है, लेंथ नॉर्मल होती है उनके हिसाब से। टाइम जो वो ये स्लो नहीं होता, जो घड़ी की टिक टिक है इसके हिसाब से वो उसके हिसाब से नॉर्मल होती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो टाइम डायलेशन है उसकी बॉडी पे भी इफेक्ट हो गया है। उसके बॉडी के जो सेल्स हैं जिन्होंने बायो पढ़ी हुई है, उनकी जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो गई है। तो ये फिजिकल, ये बायोलॉजिकल फिनोमेना भी हो गया है। क्योंकि देखिए कि ये जब वापस आए तो इस बच्चे की एज 80 साल थी और इसकी एज 30 साल थी। तो इसका मतलब है जो बॉडी है उसकी जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो गई है। तो टाइम डायलेशन पूरी ओवरऑल उसकी दिमाग पे वो गालब हो गया है। तो इसलिए इस बंदे को रियलाइज नहीं हुआ कि टाइम स्लो गुजर रहा है, इसलिए इसके हिसाब से वो जो टाइम है वो नॉर्मल होता है। तो आपने एक पढ़ा होगा प्रॉपर टाइम, एक होता है एल हमारे पास, एक होता है टी हमारे पास, और एक हमारे पास होता है टी नॉट। जो टी नॉट होता है वो हमारे पास प्रॉपर टाइम होता है। प्रॉपर टाइम कौन सा होगा? प्रॉपर टाइम वो होगा जो ये मेजर करता है। ये आई थिंक मैं
जिस फ्रेम में आपने टाइम मेजर करना वहां पर आपको रेस्ट पे आना होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे टाइम यहाँ पे खड़े होकर आपने अर्थ का टाइम देखना, तो सबसे पहले आपने जो यहाँ पे खड़े होकर फिर जो आप टाइम मेजर करेंगे वो आपका टी नॉट बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े होकर स्पेसशिप का टाइम मेजर कर लें तो फिर ये यहाँ का जो टाइम है ये टी नॉट हो जाएगा। समझ लगी? जब आप उल्ट भी कर सकती है ना कि स्पेसशिप में आप बैठ के आप अर्थ को आप टाइम का मेजर करना। ठीक हो गया? दो केसेस आपको बता रहा हूँ। एक तो ये है कि जो अर्थ पे बैठा ऑब्जर्वर है वो देख रहे कि स्पेसशिप मूव कर रही है, तो जब वो अर्थ पे बैठ के टाइम मेजर करेगा तब वो टी नॉट होगा, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर टाइम। लेकिन इसका रिवर्स केस भी तो हो सकता है ना कि जब ये जो बैठा हुआ है स्पेसशिप में जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूव कर रही है, ये जब बैठ के अर्थ पे टाइम मेजर करेगा, अर्थ का टाइम मेजर करेगा, तो ये जो टाइम मेजर करेगा इसको हम बोलेंगे टी नॉट। ठीक हो गया? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब आपने अर्थ पे बैठ के स्पेसशिप का टाइम मेजर करना है तो आप जाहिर है आपने अर्थ पे रेस्ट पे आना है, आप अर्थ पे मूव नहीं कर सकते। तब आपको ये लगेगा कि ये स्पेसशिप मूव कर रहा है और आप रेस्ट पे हैं। नंबर वन केस। नंबर टू केस ये है कि जब आप स्पेसशिप से आपने अर्थ का टाइम लूम करना है, जैसे आपको पता है स्पेसशिप मूव कर रही है, लेकिन जब आपने स्पेसशिप से अर्थ का टाइम लूम करना तब आपने कहना है कि स्पेसशिप मूव नहीं कर रहा, तब अर्थ मूव कर रही है स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब। समझ लगी इस बात की कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपने टाइम को मेजर करना है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने रेस्ट पे आ जाना है। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे होगा, वो मूव नहीं करेगा। यहाँ पे हालांकि स्पेसशिप मूव कर रही है, लेकिन जब आपने स्पेसशिप से अर्थ का टाइम लूम करना है तब स्पेसशिप रेस्ट पे आप होगी, आपको ये लगेगा हमारी जो स्पेसशिप है वो रेस्ट पे है और अर्थ मूव कर रही है, और अर्थ वाले को लगेगा नहीं मैं रेस्ट पे हूं और जो स्पेसशिप है वो मूव कर रही है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास होता है। जब अब आपने मोटर पे आप देखा होगा जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना, अगर हम सराउंडिंग को खत्म कर दें अपने इर्द गिर्द से और हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो हमें ये कभी भी नहीं पता चलेगा कि हम मूव कर रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें पता कैसे चलता है? हमें सराउंडिंग की वजह से पता चलता है कि जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं तो हमें सराउंडिंग की वजह से पता चलता है कि हम मूव कर रहे हैं। अगर सराउंडिंग को हम खत्म कर दें, हम सारी सराउंडिंग को खत्म कर दें, बिल्कुल बस आसमान ही आसमान, धुआं ही धुआं हो, तब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आप मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे हैं। मूव मोशन का हमें कब पता चलता है? जब हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तब हमें पता चलता है कि हम मूव कर रही हैं। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं जमीन पे, जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं तब हमें अर्थ की ये जो हमारी सराउंडिंग है इस वजह से हमें पता चलता है कि ये मूव कर रहे हैं। तो हमें बैठ के ये लगता है कि ये जो है ना, जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे तब आपको ये लगेगा कि आपकी सराउंडिंग मूव कर रही है, आप ये कहेंगे मैं रेस्ट पे हूँ, सराउंडिंग मूव कर रही है, और सराउंडिंग को लगेगा नहीं मैं रेस्ट पे हूं और अर्थ मूव कर रही है। तो ये है सारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्क्रीन बाकियों को सही नजर आ रही है? अब पार्टिसिपेंट 8 रह गए हैं, पिछले लेक्चर में अच्छे पार्टिसिपेंट थे। ये बहुत बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होते हैं। स्क्रीन क्लियर है? आपके इंटरनेट का इशू है? तो ये हमारे पास फार्मूला है टाइम डायलेशन का। तो इसमें टी नॉट क्या है? टाइम इंटरवल ऑन क्लॉक एट रेस्ट। अब देखिए वो रेस्ट में मेजर करना है रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। बाकी अली रजा आपकी स्क्रीन का, आपकी इंटरनेट का इशू है, स्क्रीन ठीक है। और टी हमारा क्या है? टाइम इंटरवल ऑन क्लॉक इन मोशन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो टी हमारे पास मोशन वाले ऑब्जर्वर का फ्रेम का टाइम होगा, और टी नॉट जो होगा वो हमारा वो रेस्ट वाले का हो गया। आइंस्टाइन फर्स्ट पेपर ये इंटरव्यू में पूछा गया है। सर जी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पीडीएफ, अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ तो जब कंप्लीट होगा तब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि बिना लेक्चर कंप्लीट किए पीडीएफ में भेजना वो मैं इसको सही नहीं समझ, क्योंकि फिर आप तवज्जो से नहीं पढ़ते हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा गया इसी साल 2022 में। आइंस्टाइन ने कितने पेपर पब्लिश किए हैं? आइंस्टाइन ने 3 पेपर पब्लिश किए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये तो सबको ही पता है
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी सबको पता है, लेकिन जो तीसरा पेपर है ब्राउनियन मोशन, ये वो नहीं पता, तो इसको आपने याद रखना है। आइंस्टाइन ने 3 पेपर पब्लिश किए हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। लेकिन इसको जो नोबेल प्राइज मिला था वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला था, बाकियों पर उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। इन 1917 आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ, और ये स्टिमुलेटेड जो एमिशन का कंसेप्ट है ये भी आइंस्टाइन ही ने हमें बताया, जो बाद में लेजर की इन्वेंशन का बायस बना। तो आप ये भी बता, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि स्टिमुलेट एमिशन का जो फिनोमेना वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके बाद फिर लेजर में वो लेजर की डिस्कवरी हुई। अच्छा, एक आपसे एक एमसीक्यू मैं डिस्कस करता हूँ। ये एक रॉड है और आप इस रॉड को और ये रॉड मूव कर रही है स्पीड ऑफ लाइट की अप्रोच कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, ठीक है, कि ये स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है। आप परपेंडिकुलरली आप इसके वो इसको देखती हैं लेंथ, इसकी रॉड की लेंथ को, तो इसकी लेंथ कितनी डिक्रीज होगी। दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि एक रॉड है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है और आप परपेंडिकुलरली आप इस रॉड को देखती हैं, तब इस रॉड की लेंथ में कितना डिक्रीज होगा। यहाँ मैं ऑप्शन दे देता हूं कि लेंथ सेम रहेगी। अब यहाँ पे लिखना मुश्किल है, मैं अब बोल देता हूँ कि लेंथ सेम रहेगी, लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लेंथ 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, या लेंथ 4 टाइम डिक्रीज होगी। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आप बताएं कि जब आप रोड को परपेंडिकुलरली देखती हैं तो रोड की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, रोड की लेंथ 2 टाइम्स डिक्रीज होगी, 4 टाइम्स होगी, ये या 6 टाइम्स होगी, कितने टाइम्स डिक्रीज होगी। यहाँ से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो सोम ने लिखा 2 टाइम्स। बाकी भी बताएं। दो ने लिखा सिर्फ डिक्रीज होगी। आप पेपर में इसीलिए फेल, हमारे मोस्टली हम फेल होती हैं पेपर में कि हम जो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, हमारे माइंड में जो चीजें चल रही है क्योंकि उसमें प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर की वजह से हमारा जो दिमाग है वो काम करना वो मतलब सही तरह काम नहीं करता, तो हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो इसका आंसर है सेम रहेगी, लेंथ जो है उसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप देख रही है परपेंडिकुलरली, लेंथ हमेशा अलोंग द डायरेक्शन चेंज होती है, ये आपने याद रखना है। जब आप परपेंडिकुलरली देखती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखती हैं, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर भी रही हो, तब भी उसकी लेंथ में आपको वो चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से तो आपको लेंथ वही नजर आएगी। लेकिन जब आप अलोंग दी डायरेक्शन देखती हैं ना, कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है और आप इस डायरेक्शन में देखें, तब आपको लेंथ वो डिक्रीज होती हुई आपको तब डिक्रीज होगी। तो ये पेपर का एमसीक्यू था कि जब बॉडी वो मूव कर ली और परपेंडिकुलर देखती हैं, तब रॉड की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, वो डिक्रीज नहीं होगी। अगर आप अलोंग द डायरेक्शन देखें तब उसकी लेंथ डिक्रीज होगी, परपेंडिकुलरली उसकी लेंथ डिक्रीज नहीं होगी। तो माइकलसन और मोरले ये वो बंदे थे जिन्होंने हमें बताया था स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है। पहले ये समझा जाता था कि एक इथर जो, क्योंकि ना एक स्टोरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मैक्सवेल ने हमें बताया तो उसने बताया कि लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इससे पहले आ जाते हैं, इससे पहले हमें ये पता था कि जो मीडियम होता है उसको गुजरने के लिए वेव की जरूरत होती है, वेव को गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो लाइट भी एक वेव थी, ये पता था। तो सब ने सोचा कि जो लाइट है इसको भी ज़ाहिर गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, तो उन्होंने इस मीडियम का नाम दे दिया ईथर। तो उन्होंने ये कहा था कि पूरे यूनिवर्स में एक ईथर एक ऐसा मीडियम है पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है
और ये हमारी लाइट की जो ट्रैवलिंग का जो मीडियम है वो ईथर है। तो ये जस्ट एक ना मतलब है थ्योरेटिकल बात थी। इस बात को गलत साबित किया माइकलसन और मोरले एक्सपेरिमेंट ने। ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट है, तो ये हमें किसने बताया? ये हमें माइकलसन और मोरले ने बताया। उसने कहा कि ईथर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। स्पीड एक अलग स्पेशल टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या स्पेशल टाइप की वेव है जिसकी जो स्पीड है वो जिसको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ये भी इंटरव्यू का और पेपर का क्वेश्चन है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि माइकल सन है वो पहला अमेरिकन है जिसने नोबेल प्राइज हासिल किया था 1907 में। तो ये आपने याद रखनी, ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में और इंटरव्यू में पूछे जाती हैं। इट इज अ नॉन फैक्ट। जो डॉपलर इफेक्ट है, वॉइस का डॉपलर इफेक्ट, वो डॉपलर इफेक्ट वॉइस में भी होता है और लाइट में भी होता है। ये भी आपने याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, वो डिफरेंट होता है साउंड से। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि साउंड का जो डॉपलर इफेक्ट है वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। एज लाइट डज, और इसकी रीजन आपसे पूछेगा क्यों डिफरेंट होता है। तो आपने बताना है कि साउंड को गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और लाइट को गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो जब दोनों की नेचर डिफरेंट है इसलिए दोनों के पास डॉपलर इफेक्ट वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लास्ट सेशन में आपको नहीं दे सका। मैंने आपसे पूछा था सवाल कि स्पीड ऑफ लाइट से फास्टेस्ट कौन सा कोई ऐसा है जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। उसका आंसर है स्पेस टाइम। जो स्पेस टाइम है ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। हमारी यूनिवर्स, क्योंकि हमारी यूनिवर्स क्या है, स्पेस टाइम है, 4 डायमेंशन। तो ये स्पीड ऑफ लाइट से भी तेजी से ये मूव कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि स्पेस टाइम जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेजी से मूव कर रहा है। तो देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसके तेजी उस जितना या उससे ज्यादा मूव आप इसलिए नहीं कर सकते कि आपके पास मैस है। तो जब आपके पास मैस होगा तो वो एनर्जी तो वो क्या हो जाएगा, मैस डायलेशन होगा, मैस इंक्रीज होगा। तो वो फिर ऐसा ऐसा मैस आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन स्पेस में तो मैटर होता ही नहीं है। तो उसने क्या वो मतलब इंक्रीज होना है। स्पेस तो क्या है, बिल्कुल खाली जगह है। तो इसका आंसर है स्पेस टाइम। तो अगर आप रीजन पूछे क्यों ये स्पेस टाइम होता है तो आपने कहना है कि मैटर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती, लेकिन स्पेस टाइम ये तो मैटर है ही नहीं है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। तो अब हम कहते हैं कि हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। तो हमें कैसे पता चला कि हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है? वो कौन सा लॉ है जिसने हमें बताया कि हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है? इसका आंसर करें। हम लास्ट लेक्चर में किसी ने बताया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है ड्यू टू रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट हमें कैसे, कौन सा लॉ है जिसने हमें रेड शिफ्ट का बताया? और साथ में ये भी बता दो रेड शिफ्ट होती क्या है ताकि बाकियों को भी पता चल जाए। और मैं लॉ का पूछ रहा हूँ कि वो लॉ कौन सा है जिसने हमें रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के बारे में बताया? बिल्कुल ठीक है, हबल लॉ। आपको पता है जो हबल है वो हमारी टेलीस्कोप है। अच्छा, टेलीस्कोप क्या करती है? ये दो पास्ट में देखने की एबिलिटी रखती है। टेलीस्कोप बड़ा इंपॉर्टेंट आपको जुमला देने जा रहा हूं। टेलीस्कोप पास्ट में देखती है क्योंकि जो प्लानट जो लाइट है उसको गुजरने के लिए ट्रेवल करने, आप देखिए जो सन है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको देने जा रहा हूं। ये जो सन है, सन से लाइट हमारी जमीन पे 8 मिनट बाद पहुंचती है। इसका मतलब है जब सन तुलू होता है तो जो सन रेज तुलू होने के वक्त हमारे तक पहुंचती हैं वो 8 मिनट बाद पहुंचती हैं। यानी कि सन 8 मिनट पहले तुलू हो चुका होता है, लेकिन हमें लगता है कि सन अभी तुलू हो रहा है। इसी तरह सन 8 मिनट पहले गरूब हो चुका होता है, लेकिन हम समझते हैं कि सन 8 मिनट बाद गरूब होता है। तो यही वजह है कि लाइट को ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा। तो ऐसे स्टार्स
तो जो जिनके दरमियान खरबों लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है, तो वहां से जो लाइट रेज निकली हैं वो ज़ाहिर हमारे स्पेस है, वो हमारे स्पेस में हमारे यूनिवर्स में ट्रेवल कर रही हैं। लेकिन हो सकता है, और ये जो आपको स्टार जमीन आसमान पे नजर आती है ना, हो सकता है ये स्टार खत्म हो चुकी हों, लेकिन उनसे जो निकलने वाली रेज है वो अब हमारे पास पहुंची हों। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्टार हैं, लेकिन रियलिटी में भी ये स्टार ना हो। फिजिक्स के लॉ के मुताबिक कोई भी चीज जो हमसे दूर जा रही है वो हमें रेड शो होती है। और उसको रेड शो कैसे होती है, मतलब जो भी चीज मतलब एक प्लस स्टार है, वो हमसे खरबों लाइट ईयर्स दूर है, तभी वो हमें रेड वो नजर आएगा। तशबी आप जल्दी आप इस सवाल का जवाब दें कि एक स्टार है, रेड शिफ्ट का हम क्यों कहते हैं, ये जस्ट एक टर्म है, ठीक है। आपको पता है कि हमें लाइट, तो वही लाइट हमें नजर आती है जो उस स्पेक्ट्रम में हमें लाइट मिले। तो जो पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो गैमा रे पे एंड होता है। तो जो एक स्टार है, फॉर एग्जांपल ये स्टार है, यहाँ से लाइट निकली है, ये हमसे खरबों लाइट ईयर्स दूर है। तो जब लाइट ने ट्रेवल करना है, तो ज़ाहिर उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी वेवलेंथ है, उसने भी तो चेंज होना है ना। तो ये जाहिर नहीं है वो हमारे पास सारी की सारी लाइट विजिबल रीजन में ही हमारे तक पहुंचे। इसलिए तो हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को हमने बनाया है, कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप थी ना, इसने हमें बताया कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट होती है। ये क्या कर रही थी, विजिबल रीजन को, स्पेक्ट्रम को ये हमें बता रही थी, और साथ में थोड़ा बहुत ये हमारे अल्ट्रा वाले रीजन के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताती थी। लेकिन वो स्टार जो हमसे खरबों दूर हैं, वो उनकी जो लाइट है वो अब इंफ्रारेड विजिबल वो स्पेक्ट्रम में चली गई है। ये जो टेलीस्कोप थी हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकती थी। तो अगर हमने देखना है कि जमीन कैसे बनी है, तो वो 12 बिलियन ईयर्स पहले पीछे हमें जाना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है जब वो स्टार, जब दुनिया बन रही थी, तो उस वक्त ब्लास्ट हुआ था, तो एक वहां पर जो मौजूद स्टार थे, वहां से जो लाइट निकली थी वो अभी भी यूनिवर्स में ट्रेवल कर रही है। और वो जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, वो उसकी अब रेंज वो चली गई है। तो ये हबल स्पेस टेलीस्कोप थी, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाना पड़ा। अब देखें पाकिस्तान में 6 अरब डॉलर लेने के लिए आईएमएफ उसने कितने तरले किए अभी तक, आई थिंक हमें वो कर्ज जो इंस्टॉलमेंट हमें नहीं मिली। उसने पेट्रोल की प्राइसेस इतनी बढ़ा दी, उसने इतनी महंगाई कर दी, सिर्फ 6 अरब डॉलर लेने के लिए आईएमएफ से। जेम्स वेब टेलीस्कोप पे 10 अरब डॉलर खर्च हुआ है, सिर्फ एक टेलीस्कोप पे। और उसको हमने भेजा है यूनिवर्स, उसमें स्पेस में हमने भेजा है। जो हमसे वो क्या कर रही है, जो इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम की जो लाइट है वो डिटेक्ट करके उसके सिग्नल हमारे तक वो पहुंचा रही है जमीन पे। तो हमें फिर वो पता चल जाएगा कि जमीन कैसे बनी है। अगर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप ना बनाते, तो फिर वो इंफॉर्मेशन जो हमें आज मिल रही है वो हमें मिलनी थी जाकर खरबों या करोड़ खरबों लाइट ईयर्स बाद जाकर हमें मिलनी थी। उसी इंफॉर्मेशन को आज हम वो जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम अभी ही ट्रांसलेट कर रहे हैं, और हमें अभी पता चल जाएगा। मैंने जैसे जुमला बोला है कि टेलीस्कोप क्या कर रही है, पास्ट में देखती है, ये लाइट ईयर्स दूर तक ये देख सकती है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये 12 बिलियन ईयर्स दूर, लाइट ईयर्स दूर तक देख सकती है। इसमें इतनी एबिलिटी है, उन लाइट को, रेस को ये डिटेक्ट कर सकती है, और फिर उसको वो सिग्नल हमारी अर्थ पे पहुंचाएगी। तो यानी कहने का मकसद ये है कि 10 अरब डॉलर खर्चा किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप पे। इसलिए किया गया है कि जो हमारे पास हबल स्पेस थी, जिसने हमें बताया कि जी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। कैसे बताया, रेड शिफ्ट से और ब्लू शिफ्ट से। कि रेड शिफ्ट का मतलब है वो प्लैनेट्स जो हमसे दूर जा रहे हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, वो डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए वो हमें नहीं। रेड शिफ्ट, हम ये एक प्लैनेट हमसे दूर जा रहा है। रेड शिफ्ट आई थिंक वो हमें बताता है कि स्टार हमारे पास आ रहा है। तशबीह का मैं देख लेता हूँ उसने क्या लिखा है।
रेड शिफ्ट का मुझे माइंड से निकल गया, रेड शिफ्ट क्या होती है? स्टार का पास आना कि दूर जाना? स्टार का पास आना आई थिंक रेड शिफ्ट होता है, स्टार का दूर जाना ब्लू शिफ्ट होता है, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है, और जो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। अगर कोई स्टार हमारी जमीन की तरफ आ रहा है तो ज़ाहिर उसकी जो वेवलेंथ है, रेड शिफ्ट दूर जाना, दूर जाने से तो वेवलेंथ उसकी सही समझ आ गई, ठीक हो गया। अब देखे ना, सही हो गया। एक हमारे पास ये है ऑब्जर्वर, और एक में ये हमारे पास वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर ये हमारी तरफ आ रहा है तो जाहिर है जब तो फिर जो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जब वेवलेंथ, हाँ लिंक मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगी। तो देखिए जब एक लाइट सोर्स हमारी तरफ आता है तब उसकी जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज होती है, उसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, क्योंकि वो आपस में दोनों जब वो जैसे जैसे वो पास आ रही है, ऐसे ऐसे पास आ रही है, ठीक है। तो ज़ाहिर उसकी जो वेव लेंथ है उसने इस जगह पर, इस जगह के अंदर वो क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी उनकी जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट है। और जब लाइट हमसे दूर जा रही है, अगर यही हमसे दूर जाना शुरू कर दे तो फिर ज़ाहिर है अब उसको जगह ज्यादा होगी, दोनों ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर के दरमियान जगह ज्यादा होगी, इसलिए वो ज्यादा जगह को वो उसकी फिर वेव लेंथ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो देखिए अब जाहिर है मैं आपको ना, मुझे तशबीह ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ना जो लेक्चर देते हैं क्लास को वो आप हमें भी दे दिया करें। मैं बेसिकली पेड सेशन चला रहा हूँ, तो अब जाहिर है थोड़ा सा डिफरेंस तो होना चाहिए फ्री क्लासेस में और पेड क्लासेस में, क्योंकि जिनसे मैंने फीस ली है और अब वही मटेरियल अगर मैं आपको दे दूँ तो फिर ज़ाहिर दोनों में डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो जिन्होंने मुझे फी पे की है फिर उनका इश्यू होगा, उन्होंने कहा, वो कहेंगे सर जी फिर आपने हमें फी पे की है, हम भी आपको फिर फ्री दे वो पढ़ लेते हैं। ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये सिर्फ तशबीह की रिक्वेस्ट पे आपको दे रहा हूँ, कि तशबीह रिक्वेस्ट की थी कि आप जो पेड क्लासेस को आप लेक्चर देते हैं वो आप साथ में हमें भी दे दिया करें। तो इसलिए आपको लेक्चर मैं दे दिया करूंगा, लेकिन जो नोट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड सेशन के लिए हैं, ताकि दोनों में डिफरेंस बरकरार रहे। अगर मैं दोनों में डिफरेंस खत्म कर दूं फिर जो पेड मेंबर्स हैं उनका एतराज होगा। जी अगर आप इससे ये सारा मटेरियल आपने लेना है तो आप मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जिन्होंने फीस दी है आप वही सारा कुछ मैं आपको भी दे दूं फ्री में, तो फिर उनका इशू होगा ना। मैं 2500 सेशन की फी ले रहा हूँ, तो मजीद आप इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप तशबीह से मेरा नंबर भी ले सकते हैं, या मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। मेरा नंबर है, मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैं लिखा हुआ है, लेक्चर के स्टार्ट में लिखा हुआ है। तो इस बात का माइंड ना कीजिएगा कि मैं आपको नोट्स नहीं दे रहा, नोट्स इसलिए नहीं दे रहा ताकि पेड मेंबर्स और फ्री मेंबर्स में थोड़ा डिफरेंस बरकरार है, वरना फिर इश्यू हो जाएगा। वो कहेंगे कि हमने पैसे दे के वो आपसे हमें फिर फी दी है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है सेशन तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो सेशन में आपको ये सारे नोट्स पेड में सेशन में आपको मिलेंगे, और वहां पर सिर्फ ये नहीं, आपको पूरा नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगी और असाइनमेंट भी मिलेंगी। आपने देखा होगा जो ग्रुप मेंबर है तशबीह वाले, वहां पर मैंने असाइनमेंट नंबर 1 सेंड की थी, लेकिन मैंने उसका सोल्यूशन नहीं दिया। सोल्यूशन ने वो सिर्फ वो जो पेड मेंबर थे मैंने वहां पर उसका सोल्यूशन दिया है। तो यार मैं आपको असाइनमेंट सेंड करता रहूंगा, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है वो सिर्फ पेड मेंबर्स ही को मिलेगा। ये थोड़े से डिफरेंस बरकरार रखें ताकि आपको भी फायदा हो जाए और मुझे कोई ऑब्जेक्ट, पेड मेंबर्स को भी कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो डेली बेसिस पे हम असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं, ताकि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ट्रिक्स आपको दिए जाए, शॉर्टकट्स दिए जाएं कि आप कम टाइम में 10 सेकंड में 15 सेकंड में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। वही न्यूमेरिकल आपने जो 2 मिनट में करना है लंबी कैलकुलेशन करके, वही न्यूमेरिकल आप मेरा सेशन ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ताला आपका 10 से 15 सेकंड में आपका वो न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। तो आपको वो सारी ट्रिक्स आपको वो पेड सेशन में शेयर की जाएंगी, ठीक है। अब वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। तो शायद मैं कह रहा था कि, बता रहा था कि जो ब्लू शिफ्ट क्या होती है, जब ये स्टार हमसे दूर जाएगा तब ज़ाहिर जगह दोनों के दरमियान ज्यादा हो जाएगी, तो फिर इसलिए इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ये लंबी चौड़ी हो जाएगी। उसको बोलेंगे रेड शिफ्ट। अब मेरा एक और पेपर का क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुका है, स्टार्स और गैलेक्सीज
दोनों में से हमेशा कौन ब्लू शिफ्ट देगा, स्टार्स और गैलेक्सीज? नहीं, दोबारा 1 मिनट ठहरे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सही है, स्टार्स और गैलेक्सीज में से कौन हमें वो रेड शिफ्ट देगा, साथ में एक्सप्लेन भी करना है। पहले आपने बोला गैलेक्सीज, फिर आपने बोला दोनों रेड शिफ्ट देंगे। हमेशा की बात कर रहा हूँ। चलो मैं बता देता हूँ, जो स्टार है वो ब्लू शिफ्ट भी दे सकता है और रेड शिफ्ट भी दे सकता है, लेकिन जो गैलेक्सीज हैं वो हमेशा हमें रेड शिफ्ट देंगी, क्योंकि गैलेक्सी हमसे हमेशा दूर जा रही है। लेकिन स्टार जो है वो हमारे पास भी आ सकता है और हमसे दूर भी जा सकता है। तो स्टार रेड शिफ्ट भी दे सकता है, ब्लू शिफ्ट भी दे सकता है, लेकिन जो गैलेक्सीज है वो हमेशा हमें रेड शिफ्ट देंगी, वो हमें ब्लू शिफ्ट कभी भी नहीं देंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखना है। गैलेक्सीज हमेशा वो रेड शिफ्ट देती हैं, और स्टार्स रेड शिफ्ट भी दे सकता है और ब्लू शिफ्ट भी दे सकता है। याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका क्या है कि गैलेक्सी यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, तो इसलिए गैलेक्सी अगर हमारे पास आएगी तो वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। इसलिए वो क्या आपने करना है, उसको याद रखना, ये टोटका है कि गैलेक्सी हमारी यूनिवर्स है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, और एक्सपेंशन कैसे होती है? रेड शिफ्ट से। तो वो अगर ब्लू शिफ्ट हमें देगी, इसका मतलब वो हमारे पास आ रही है, तो जब वो पास है इसका मतलब है यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो जो बात गलत है। तो इसलिए गैलेक्सीज हमेशा क्या देंगी? ब्लू शिफ्ट। और जो स्टार्स है वो हमेशा रेड शिफ्ट देंगे। चीजों को याद रखने के लिए आप टोटके बनाया करें, रट्टा ना लगाया करें। जब आप टोटके बनाते हैं तब आपको चीजें याद रहती हैं। मुझे ना जब स्टूडेंट लाइफ में था, स्क्रीन बाकियों को नजर आ रही है? राबिया, आपका ना इंटरनेट का इशू है, स्क्रीन ठीक आ रही है। अब जो जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मुझे ये चीज़ें याद नहीं रहती कि जी प्लस प्लस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो मैंने इसको भला कैसे याद रखा? मैंने इसको ये याद रखा कि अगर आपके मोहल्ले में आपकी बुक शॉप है, उसी मोहल्ले में दूसरी बुक शॉप आ जाए तो आपको बुरा लगेगा, आपकी नफरत होगी। आप बोलेंगे ये मेरे मोहल्ले में इसने बुक शॉप क्यों खोली है? तो यानी कि लाइक लाइक हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो फिर मैंने इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्शन को मैंने इस तरह याद रखा था कि जब अगर कोई और दुकान आ जाए, यानी स्पीड शॉप आके मोहल्ले में खुल जाए, तब जरा वो मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तब को आपको कोई इशू नहीं होगा। फिर दूसरी बात थी कि मैंने याद कैसे रखा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, ये मुझे बात याद नहीं रहती थी, और जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने इसको इस तरह याद रखा कि किसी को कोई चीज देना वो अच्छी बात होती है। अच्छी बात के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं, यानी कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और एक एटम जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लेना बुरी बात है, इसलिए उस पर नेगेटिव का चार्ज आएगा। तो यानी कि बताने का मकसद ये है कि चीजों को आप टोटकों से याद रखें। मैंने ये कैसे याद रखा कि जो गैलेक्सी है वो हमेशा ब्लू, वो रेड शिफ्ट देगी, और स्टार रेड और ब्लू दोनों दे सकता है। वो इसलिए दे सकता है कि जो गैलेक्सी है वो एक, मैंने इस तरह याद रखा है कि गैलेक्सी एक बहुत बड़ी वो यूनिवर्स है, तो ज़रा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, तो जब एक्सपैंड करेगी तो वो हमें हमेशा रेड शिफ्ट देगी। तो इसलिए फिर वो इस तरह मैंने याद रखा था। इस तरह आप वो चीज़ों को याद रखेंगे तो वो चीज़ें फिर आपको नहीं भूलेंगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हबल्स लॉ, रेड शिफ्ट इंडिकेट्स दैट गैलेक्सीज आर रिसीडिंग। रिसीडिंग का मतलब है दूर जाना, फ्रॉम अस एंड फ्रॉम वन अनदर। और ये बात का प्रूफ है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। The expansion of universe apparently began about 13 billion years ago. 13 बिलियन ईयर्स पहले ये शुरू हो गई थी, और बिग बैंग हुआ था। अब 2 मिनट रह गए हैं, तो अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम अपना लेक्चर एंड कर देते हैं। जो बाकी जो है ना पेड मेंबर्स, वहां पर मैंने ये नोट शेयर किए हुए हैं, तो आप ये वहां से आप सारे उनको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ ना आए तो वो फिर आप मुझसे डिस्कशन ग्रुप में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया?
ये 31 पेजेस अगर आपने पढ़ लिए 32, तो आपकी सारी मॉडल 16 इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए आपने सारों को ध्यान से पढ़ना है। जो चीज़ आपको समझ ना आई वो आप मेरे से वो पर्सनली भी पूछ सकती हैं और डिस्कशन ग्रुप में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी जो मॉडल 6 है वो 31 पेजेस पे आपको सारी मिल जाएगी। ये आप इक्का ऐसा बड़ी मुश्किल होगा कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो यहाँ पर ना हो। यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये इंटरव्यू के क्वेश्चन भी आपके यहीं से मॉडल 6 रिलेटेड आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये भी बात है, आपने हर पॉइंट को याद नहीं रखना, तो क्योंकि कुछ पॉइंट होते हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल के होती हैं, तो इसलिए बहुत है आपने बेसिक में रहना है, बहुत ज़्यादा एडवांस पे आपने नहीं जाना। इन नोट्सों पे बड़ी मेहनत हुई है तो इसलिए आपने इनको पढ़ना है। अब ज़ाहिर एक जगह पर आप एक टाइम में 31 पेजेस नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए आप 5 पेजेस आप अभी बैठे हो अभी 5 पेजेस पढ़ लो, फिर जब दोबारा बैठो फिर 5 पेजेस पढ़ लो, तो 5-5 पेजेस करके पढ़ोगे, फिर चीज़ें याद भी रहेंगी और आपको फिर सारा ये आपका ख़त्म भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला जब आपका सेशन एंड होगा तो आप चीज़ों को नए नए चीज़ों को सीखेंगे। जब आपने अगर आपने चीज़ों को सीख लिया तो इसका मतलब है आपका मेरा सेशन सक्सेसफुल रहा है, अगर आपको नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं।